हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज का वीडियो रहेगा अपना प्राचीन भारतीय इतिहास। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अपना पहला प्रश्न आता है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। बताओ कौन सी युग की थी ये सभ्यता हड़प्पा वाली। तो ये थी कांस्य युग की। ध्यान रखना कौन सी युग की थी, कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की। चलो आगे चलते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। बताओ वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उनसे बने उत्पाद थे। किससे, दूध और उनसे बने उत्पाद थे। आगे चलते हैं। 3 नंबर आता है अपना, हड़प्पा वासी किसके उत्पादन में अग्रणी थे। बताओ सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करते थे वो। तो हड़प्पावासी कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे, उसमें अग्रणी थे। 4 नंबर आता है अपना, वेद शब्द का अर्थ है। बताओ क्या अर्थ है वेद शब्द का। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। 5 नंबर में चलते हैं, कौन से स्थान से हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। बताओ ये देमाबाद से एक रथ की प्रतिमा प्राप्त। चलो देमाबाद के बारे में कुछ 1-2 महत्वपूर्ण बिंदु और दोहरा लेते हैं। ये गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित एक निर्जन यानी पुराना गांव है। और ये पुरातत्व स्थल है जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। ध्यान रखना कहाँ पर ये, अहमदनगर जिले में है, महाराष्ट्र में। ध्यान रखना इसका। चलो ठीक है आगे चलते हैं हम। मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है। बताओ तो मोहनजोदड़ो है कौन से जिले में है। बताओ दोस्तों ये मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में है। और कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ध्यान रखना कहाँ पड़ता है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। इसे मर्तकों का टीला भी कहते हैं। चलो 7 नंबर आता है, हड़प्पा कौन सी नदी पर स्थित है। बताओ कौन सी नदी पर स्थित है हड़प्पा, किस नदी के किनारे है। यह है रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। ध्यान रखना हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। 8 नंबर आता है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किसने किया था। बताओ किसने किया था भारत को इंडिया के नाम से संबोधित। बताओ तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से यूनानियों ने संबोधित किया। किसने किया था, यूनानियों ने। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना यूनानियों ने इंडिया के नाम से संबोधित किया था भारत को। आगे चलते हैं अब हम। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। बताओ जो एक चोल वंश हुआ करता था उसका अंतिम राजा कौन था। बताओ कौन था अंतिम राजा। तो चोल वंश का अंतिम राजा राजा राजेंद्र तृतीय था। ध्यान रखना कौन था, तृतीय था राजा राजेंद्र, चोल वंश का अंतिम राजा। 10 नंबर, सामंत सेन कौन से वंश का संस्थापक था। बताओ सामंत जो सेन थे वो कौन से वंश के थे, ये सेन वंश के संस्थापक थे। कौन से वंश के, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। आगे चलते हैं। आता अपने 11 नंबर, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था। बताओ कौन था गहड़वाल वंश का संस्थापक। बताओ गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। ध्यान रखना कौन था, चंद्रदेव। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। 12 नंबर आता है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। बताओ क्या अर्थ होता है मेसोपोटामिया से, क्या मतलब है। जो 2 नदियों के बीच का स्थान या भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया बोलते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। 13 नंबर, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। बताओ कौन से काल में आग का आविष्कार हुआ था। तो ये पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। ध्यान रखना अच्छा प्रश्न है, कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में। 14 नंबर आता है अपना, चीनी यात्री हेनसांग भारत में कब आया था। बताओ कब आया था। तो चीनी यात्री हेनसांग भारत में 630 ईसा पूर्व से 644 ईस्वी के बीच आया था। ठीक है आगे चलते हैं। 15 नंबर, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी। बताओ जो कनिष्क था उसकी दूसरी राजधानी क्या थी। तो कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। ध्यान रखना कौन सी राजधानी थी, मथुरा थी। 16 नंबर आता है, द्वितीय जैन सभा कौन से स्थान पर आयोजित हुई। बताओ
कौन से स्थान पर आयोजित हुई थी? द्वितीय जनसभा वल्लभी में आयोजित हुई। कहाँ पर हुई थी आयोजित? वल्लभी में द्वितीय जनसभा आयोजित हुई थी। 17 नंबर आता है अपना निर्माण का शाब्दिक अर्थ। बताओ निर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताओ। तो निर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाने का मतलब होता है निर्माण। निर्माण का शाब्दिक अर्थ फिर से सुन लो, दीपक का बुझ जाना होता है। आगे आता 18 नंबर अपना खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी बताओ। जो खरोष्ठी लिपि थी ये कैसे लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आगे आता है 19 नंबर धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है बताओ। किसका? धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। क्या है अर्थ? सफ़ेद कुआं धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है। 20 नंबर आता है कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था बताओ। जो कुषाण वंश था उसका अंतिम राजा कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम राजा था वासुदेव। कौन था? वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम राजा था। आगे चलते हैं 21 नंबर में आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था बताओ। जो आर्य थे उनका प्रिय पशु कौन सा? आर्यों का प्रिय पशु था दोस्तों घोड़ा। कौन सा था? घोड़ा। याद रखना घोड़ा किसका प्रिय पशु था? आर्यों का। 22 नंबर आता है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था बताओ। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज चौहान। ध्यान रखना कौन था? पृथ्वीराज चौहान। आगे चलते हैं 23 नंबर में इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे बताओ। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? कौन थे संस्थापक? तो हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। कौन थे इस्लाम धर्म के संस्थापक? हजरत मोहम्मद। आगे चलते हैं 24 नंबर आता है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? कौन सा ऐसा काल था जिसको स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, नोट कर लेना इसको। आगे आता है अपना 25 नंबर आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था बताओ। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो कौन सा था? इंद्र था। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र था। ध्यान रखना। पशु कौन सा था? पढ़ा होगा पीछे, याद होगा आपको कौन सा था। तो चलते हैं 26 नंबर आता है दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई बताओ। जो दूसरी बौद्ध है वो संगति, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। आगे आता 27 नंबर आता है अपना सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है बताओ। जो सामवेद है उसमें कितने मंत्र है बताओ। तो सामवेद में मंत्रों की संख्या है 1549। ध्यान रखना कितने हैं? 1549। ठीक है, आगे चलते हैं। आता है 28 नंबर हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल कौन सा था बताओ। कौन सा खेल खेला करते थे हड़प्पा वासी बताओ। तो हड़प्पा वासियों का खेल था दोस्तों पासा। कौन सा था? पासा। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल पासा था, ध्यान रखना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ करते जाएं और शेयर करते रहें अपने दोस्तों को। आगे चलते हैं 29 नंबर आता है अपना ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता? बहुत अच्छा प्रश्न, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा, जिसको बोलते हैं अति महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ऋग्वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, ध्यान रखना इसको है। आगे चलते हैं अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया बताओ। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। ये सेनापति था उस टाइम। आगे चलते हैं ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है बताओ। कौन से देवता को समर्पित है? ये 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ध्यान रखना। कौन से देवता को
सोम देवता को नौवां मंडल समर्पित है। 32 नंबर आता है अपना, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ठीक है, कौन सा है? लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह रहा। हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई बताओ। जो हिजरी संवत है इसकी शुरुआत कब से हुई? तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी से हुई थी। कब से हुई थी? हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी से हुई थी। आगे चलते, महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया बताओ। किसमें किया गया? महाजनपदों का वर्णन, जो 16 महाजनपद थे उनका वर्णन कहाँ किया गया? तो यह अंगुत्तर निकाय में। कहाँ? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं 35 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी बताओ। तो सिंधु घाटी सभ्यता लोगों की भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। याद रखना, भाव चित्रात्मक लिपि थी। आगे चलते हैं, सोलंकी वंश, जो सोलंकी वंश है उसका संस्थापक कौन था बताओ। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर रहेगा अपना मूलराज प्रथम। किसने की थी? मूलराज प्रथम ने सोलंकी वंश की स्थापना की या संस्थापक थे। कौन? मूलराज प्रथम सोलंकी वंश के संस्थापक थे। आगे चलते हैं 37 नंबर, अपने मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, अपने पिछले वीडियो में भी मैंने डाला था। तो ये मत्स्य पुराण में सातवाहन, कौन? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। कौन से वंश की? सातवाहन की जानकारी मत्स्य पुराण में मिलती है। चलो आगे चलते हैं, आता अपना 38 नंबर, हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ पर हुआ बताओ। अच्छा प्रश्न है। तो हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। चलो आगे चलते हैं, 39 आता है अपना, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी बताओ। कौन सी विशेषता थी सिंधु सभ्यता की? तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता ये नगर नियोजन थी। कैसी थी? नगर नियोजन थी। आगे चलते 40 नंबर में, हड़प्पा, किसकी? हड़प्पा की खुदाई कब व किसने करवाई बताओ। तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा करवाई गई। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना, इतना हार्ड नहीं है, याद रह जाए। आगे चलते हैं, अशोक के गुरु कौन थे बताओ। जो अशोक थे उनके गुरु कौन थे बताओ। तो अशोक के गुरु थे दोस्तों, गुरु मोगली पुत्र तिस थे। मोगली पुत्र तिस कौन थे? मोगली पुत्र तिस थे। याद रखना, थोड़ा सा कैसा लग रहा शब्द पर याद हो जाएगा, एक दो बार देख लेना और लिख भी लेना इसको। आगे चलते हैं 42 नंबर, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से संबंधित है बताओ। जो अष्टांगिक मार्ग है इसका संबंध किस धर्म से? कौन से धर्म से संबंध रखता है? यह रखता है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। आगे चलते हैं, काश्य की नर्तकी व पुजारी का भवन। काश्य की नर्तकी व पुजारी के भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। क्या? काश्य की नर्तकी और पुजारी के भवन का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। 44 नंबर आता है, पूर्व मीमांसा दर्शन में प्रवर्तक कौन थे बताओ। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। कौन थे? पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। अगर वीडियो अच्छा लगा है और अच्छा लग रहा है तो देखते जाइए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए इसको। आगे आता अपना 45 नंबर, प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी बताओ। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में आयोजित किए गए। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है बताओ। किससे ज्ञात होता है प्रारंभिक इतिहास? तो ये कल्पसूत्र से। किससे होता है? कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है।
47 नंबर आता है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? बताओ। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये 2350 ईस्वा 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसका कालक्रम कब से कब तक? सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, ध्यान रखना। आगे आता है अपना 48 नंबर, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम किसने दिया था? बताओ। जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? कौन था वो शख्स देने वाला? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। आगे चलते हैं, शिलालेखों के अध्ययन से क्या अभिप्राय है? मतलब शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ। जो शिलालेखों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे पुरालेख कहते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख कहते हैं। चलो 50 नंबर आता है अपना, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? जो सबसे पहले और पुराना शहर कौन सा था? ये था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। आगे चलते हैं, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? बताओ। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे था? तो हड़प्पाई स्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे स्थित था। आगे चलते हैं, तो भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ पर त्यागे? बताओ, अच्छा प्रश्न है। कहाँ पर त्यागे थे भगवान बुद्ध ने अपने प्राण? तो भगवान बुद्ध ने अपने प्राण कुशीनगर में त्यागे। बताओ कहाँ पे? कुशीनगर में प्राण त्याग दिए थे। गौतम बुद्ध ने कौन से गणराज्य के थे? बताओ। कौन से गणराज्य के थे गौतम बुद्ध? बताओ। ये शाक्य गणराज्य के थे। कौन से गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य के थे गौतम बुद्ध। आगे चलते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? बताओ। कहाँ पर दिया था धर्म संदेश? तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में धर्म संदेश दिया था। चलते हैं 55 नंबर में, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बताओ। सभी को पता है जितनी इच्छा होगी उतने कष्ट होंगे और इच्छा कष्टों का कारण है। तो इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इच्छा कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म है, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म। आगे चलते हैं 56 नंबर, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बताओ। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कणाद थे। कौन? कणाद, ध्यान रखना, कणाद थे। आगे चलते हैं 57, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी भी था? बताओ। देव नाम प्रियदर्शी भी था उसका नाम, बताओ कौन था वो व्यक्ति? तो मौर्य राजा अशोक था या सम्राट अशोक था, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है इसका। मौर्य राजा अशोक, इसका दूसरा नाम क्या है? देवनाम। आगे चलते हैं, 58 नंबर आता है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? बताओ। कौन सम्राट या राजा था उस समय जिसने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाला था यूनानियों को, ध्यान रख। यूनानियों को बाहर निकालने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ही था। आगे चलते हैं हम, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? बताओ। जो सातवाहन थे ये अपने सिक्के किस धातु से बनाते थे? बताओ। लेड से। किससे? लेड धातु से। सातवाहन जो वंश था वो अपने सिक्के मुख्यतः लेड धातु से बनाते थे। 60 नंबर आता है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? बताओ। किसके दरबार में थे चिकित्सक? तो ये चरक कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ध्यान रखना। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? बताओ। किन दो कलाओं का संयोजन है? बताओ। गांधार कला, तो गांधार कला हिंद और यूनानी दो कलाओं का संयोजन है। हिंद और यूनानी दो कलाओं का संयोजन है, कौन सी? गांधार कला। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? बताओ। किसको दी थी भारतीय नेपोलियन की उपाधि? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि हर्षवर्धन को दी गई। किसको दी गई थी? हर्षवर्धन को दी गई भारतीय नेपोलियन की उपाधि। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? बताओ।
कौन थे संगम साहित्य के संरक्षक? बताओ दोस्तों। तो इसके कौन थे? पांडे थे। कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक पांडे थे। ध्यान रखना, कौन थे? पांडे। आगे चलते। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? बताओ, किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास जी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि या कवि थे। 65 नंबर पे चलते हैं हम। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बताओ। राजा हर्षवर्धन के कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ध्यान रखना, कौन थे? बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताओ, किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे आता है अपना, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? बताओ। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु के किए गए थे? तो सोना के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में। सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा कब जारी किए? गुप्त काल। आगे आता है अपना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताओ। बहुत से बच्चों को नहीं पता है और बहुत से टीचर नहीं बताते इसको। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। याद रखना इसको। अगला प्रश्न आता है अपना, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? बताओ। लिच्छवी दोहित्र। तो लिच्छवी दोहित्र कहते हैं समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगर ये शब्द याद रख लिए, लिच्छवी दोहित्र, तो आपके उत्तर भी आ जाएगा, समुद्रगुप्त को कहते हैं। 70 नंबर आता है अपना, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। आगे चलते हैं हम। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? बताओ। कहाँ पर स्थापित किया था अपना साम्राज्य चालुक्यों ने? बताओ। तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिणी भारत में स्थापित किया था। कहाँ पे? दक्षिणी भारत में। दोस्तों 72 नंबर आता है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? बताओ। महाबलीपुरम की स्थापना पल्लवों ने की थी। कौन से? किसने की थी? पल्लवों ने महाबलीपुरम की स्थापना की थी। चलो अब खत्म होने वाला है, डटे रहो, थक गए होंगे। आगे चलते हैं हम। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? बताओ। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध, तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा या शासक पुलकेशिन सेकंड था। कौन था? पुलकेशिन सेकंड था। 75 नंबर आता है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? बताओ। जो गीत गोविंद थी ये किसने लिखी थी? बताओ। तो इसके लेखक थे जयदेव। कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। अगला प्रश्न आता है अपना, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? बताओ। जो एलोरा के मंदिर थे उनका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आता है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? बताओ। कौन सा शासक था पल्लव वंश का? तो महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखना इसका, नरसिंह वर्मन प्रथम था। आगे आता है अपना, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। जो फर्स्ट में बताया था स्टार्ट होते, तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। आगे चलते हैं। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किसने किया था? बताओ। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो वो कौन था? कौन शासक था जिसने आक्रमण किया था? तो ये किया था मोहम्मद गजनी ने। और कितनी बार किया था? लगभग 17 बार भारत पे इसने आक्रमण किया था और सोमनाथ के मंदिर का सोना पूरा लूट के ले गया था। आगे चलते हैं। 80 नंबर आता है अपना, अल बरूनी भारत किसके साथ आया? बताओ। अच्छा प्रश्न है। अल बरूनी भारत
में किसके साथ आया था? कौन से शासक के साथ भारत में आया था? अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत में मोहम्मद गजनी के साथ आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ अल-बरूनी भारत में आया था। नोट कर लेना, काफ़ी अच्छा प्रश्न लग रहा है। अगला प्रश्न आता है अपना, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? बताओ। चोल राजाओं की राजधानी थी, बताओ कौन सी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। कहाँ पर? तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। आगे चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ। ये भी तंजौर में स्थित है। कहाँ पर है? तंजौर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है अपना, कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? बताओ। बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? बताओ। नंदीवर्मन ने बनवाया था। नंदीवर्मन। और कांचीपुरम की और क्या प्रसिद्ध है? बताओ। कमेंट में बताना क्या प्रसिद्ध है कांचीपुरम। चलो अगला आता है अपना, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बताओ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हा प्रथम ने बनाया था। और कहाँ है ये? यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसको सूर्य मंदिर भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? बताओ। कौन सा था? प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय जो है, जो अपने बिहार में, वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ। जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। कहाँ पर है ये? माउंट आबू में। अगला प्रश्न आता है अपना, मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा? बताओ। जो मध्यकाल में भारतीय मंदिर थे उनमें सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा था? तो ये कौन सा था? बृहदेश्वर मंदिर है। कहाँ पर है? अभी बताया था, तंजौर में। कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर सबसे ऊंचा मंदिर है। चलो दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और जो प्राचीन भारत था उसमें से जो आने वाले क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम चुन के इस वीडियो में संलग्न किए हैं अथवा समावेश किया गया है। कहीं त्रुटि पाई गई हो उसे क्षमा चाहते हैं और हमें बताने की कोशिश करें कि आगे हम उसका सुधार करेंगे। तो चलो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।